Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन में कुछ वेरी स्पेशल प्रॉब्लम्स उसको देखा था। उसी कैटेगरी में आगे बढ़ने वाले हैं। हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वाले सम्स को ऑब्जर्व किया है और वैसे ही दो छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हमें देखने हैं और इसके बाद वैसे ज़्यादा कुछ बाकी रहता नहीं है। हमें ऑब्जेक्टिव्स जो बचे हुए हैं वो ऑब्जर्व करने हैं। यानी लास्ट लेक्चर में हम कह रहे थे एक दो लेक्चर का काम बाकी है, तो वैसे हम आज के लेक्चर में ही हमारे इस चैप्टर का हैप्पी एंडिंग कर देंगे एंड फिर हमारे ये 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर जब रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस होपफुली थोड़े ही वक्त में स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस वक्त उसका एक प्यारा सा हमारा 35 मार्क्स का टेस्ट जो कि हम ऑब्जर्व कर ही चुके हैं आगे वाले सेमेस्टर्स में कि 2 यूनिट कंप्लीट होते हैं तो 35 मार्क्स का एक टेस्ट हम ले लेते हैं। तो वो पार्ट ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे, उसके एक वीक के बाद टाइम पूरा मिलेगा आपको, टेस्ट दो, उसके बाद फिर आपको कुछ डाउट आए तो हम रिवीजन भी करेंगे। वक्त तो हमारे पास पूरा है और उसको हम अच्छे से यूटिलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो वो तो अभी बात की बात है। फिलहाल हमें जो आज सम करने हैं उसमें 2 सम है जो कि हमें देखने हैं। उसमें पहला इंपॉर्टेंट सम है सम नंबर 44। तो पहले 44 नंबर का एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं। पेज नंबर 35 पे दिया गया है क्वेश्चन, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज इज गिवन where x denotes the number of units and सीधा कहा जाए। हमने कहा था कि कब यूज करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो जब सीधा यूनिट्स दिए जाए, यानी कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स और इट इज गिवन दैट e raised to -3 is 0.05। एक वैल्यू दी गई है e raised to की जिसका इस्तेमाल हमें करना होगा। यानी सीधा पूछा है 100 यूनिट की कॉस्ट, तो वो हम ढूंढ के दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, थोड़ा सा ध्यान रखना है, x अपॉन 3000। फंक्शन में गड़बड़ लिखने में मत करना, एक 0 प्लस माइनस ना हो जाए, ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है e raised to -3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.05, ठीक है। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये e raised to वाली वैल्यू के बारे में डिस्कस किया ही है, टेबल में वो लास्ट पेज पे दे देते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे वैल्यू रेडी है तो कोई कष्ट है नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हमें लिखना वहीं से है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। सीधा ऐसे लिख के इज इक्वल टू करके हम लिखते हैं लोअर लिमिट 0, 100 होती है अपर लिमिट, 100 यूनिट हो तो ऊपर 100, 500 हो तो ऊपर 500। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लिखते हैं MCDX मार्जिनल कॉस्ट। पहले फॉर्मूला दिखा रहे हैं, बाद में फंक्शन रखो। बुक में इलस्ट्रेशन में 10 स्टेप हो तो वो 5 ही लिखते हैं, 6 स्टेप हो तो वो 3-4 ही करते हैं, तो उस तरह से स्टेप्स कम होते हैं। हमें जो भी सब कर रहे हैं अपने आप तो डिटेल में स्टेप्स करो। मैं पहले भी कह चुका हूँ 5-10 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगता एक एक्स्ट्रा स्टेप करने में, मगर हमारे पूरे 3.5 से लेकर 6 मार्क्स तक का पार्ट बच सकता है। हिस्सों में बांट देंगे हम इसे, अलग अलग हिस्से। पहला हिस्सा, देन 0 to 100 दूसरा हिस्सा एंड उसी तरह से तीसरा हिस्सा। सो कांस्टेंट वाला हिस्सा भी हम कर ही लेते हैं। कांस्टेंट को निकालेंगे हम बाहर, 0 to 100 पूछना हो तो 1 ही होता है। 3000 है मगर वो नीचे है तो ध्यान रखना, खाली नीचे नहीं लिखना है, 1 अपॉन करके लिखते हैं हम। वैसे आप इंटेलिजेंट हो ही तो इतना कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी। और तीसरे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ कॉमन बाहर नहीं निकलेगा, वैसे का वैसा रहेगा हमारा पूरा फंक्शन। तो अब हम तैयार है हमारा इंटीग्रेशन करने के लिए। फर्स्ट में कोई है नहीं पार्ट, ये लास्ट वाला फंक्शन है वो थोड़ा सा तूफानी है, तो उसको ध्यान से काम करोगे तो कष्ट नहीं होगा। अपर लिमिट 100, लोअर लिमिट 0, 1/3000 रहना चाहिए जिंदा हर स्टेप में। x है ओनली x, तो उसका होगा x²/2। अपर लिमिट 100, लोअर लिमिट 0। e raised to वाला पार्ट है, e raised to में याद होगा आपको x का कोएफिशिएंट हो वो डिवाइड किया जाता है, ये हम कह चुके हैं आगे भी कई बार। अपर लिमिट 100 एंड लोअर लिमिट 0। तो एक ये हिस्सा ध्यान रखना है कि e raised to ax plus b हो तो e raised to ax plus b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी a फार्मूला वाइज। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट इज -0.03 तो डिवाइड किया
माइनस को मैं आगे शिफ्ट करता हूँ, फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एक स्टेप ज्यादा कर रहे हैं, समझ में आ जाए इसलिए हम स्टेप थोड़ी ज्यादा करते हैं कभी कभी, तो टेंशन नहीं करना है, हर एक स्टेप जरूरी होता है। लिमिट सॉल्व ओवर लिमिट 0। सो अब हमारा वो स्टेप आ चुका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वैल्यू रखने वाला स्टेप। सो अपर लिमिट 100, लोअर लिमिट 0। पहले भी कह चुका हूँ 0 लोअर लिमिट है तो छोड़ दो, नहीं लिखना, डायरेक्ट करते हैं ऐसा नहीं, ठीक है। इलस्ट्रेशन में चाहे कभी वो लोग डायरेक्ट करते हैं, उनको इलस्ट्रेशन में मार्क्स नहीं लेने होते, हमें एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, तो हमें पूरा मेहनत से परफेक्ट स्टेप्स करने जरूरी है। सो e raised to minus 0.03, x की जगह पे 100 रखो दोनों पार्ट में और 0। सो दिस इज 3 into 100, 0 तो चलेगा, 1/3000, दिस इज 100 का स्क्वायर यानी 10,000 by 2, पीछे माइनस 0 यानी वो चलेगा, अब दिखाना जरूरी है, बाकी 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा। एंड दिस इज अप्लाइंग माइनस साइन, e raised to माइनस अप्लाई करता हूँ और ये मल्टीप्लाई करेंगे, e raised to minus 3/0.03, माइनस माइनस प्लस होगा, दिस इज e raised to 0। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, खास ध्यान रखना है, e raised to 0 की जगह पे कुछ लोग फटाफट जल्दी जल्दी में 0 लिख देते हैं, एनीथिंग raised to 0 इज ऑलवेज 1, खास ध्यान रखना है। सो दिस इज इक्वल टू 5000 होगा, इसकी वैल्यू दी गई है 0.05/0.03 और ये होगा 1/0.03। सो अल्टीमेटली कहे अगर बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर 5000/3000 तो 1.6666 है, 67 लिखते हैं, एंड दैट इज अगेन द सेम 1.6666 और 1/0.03 वो क्या होगा, yes it is 33.33। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे 3s हमें मिल रहे हैं, 333.33, क्योंकि ये दोनों तो आपस में ही उड़ गए, तो ये होगा हमारा आंसर सम नंबर 44 का। सबसे प्यारे और सबसे सॉलिड एग्जांपल्स अगर हम कहें तो ये सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में यानी 42 है, 43 है, 44 है, ठीक है, 45 भी है, ये सीक्वेंस पूरा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसी की कार्बन कॉपी कह सकते हैं, ठीक है, जूनियर एग्जाम्पल इसके जैसा ही है, ये सीनियर बनता है वो जूनियर, और वो है सम नंबर 48। क्यों मैं उसे जूनियर कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे पेज नंबर 36 पे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तब तक मैं बोर्ड को क्लिक करता हूं, आप क्वेश्चन को देखो, फंक्शन वैसा ही है ऑलमोस्ट कुछ कुछ। सो कष्ट जरा भी नहीं है, ऊपर से इसमें से एक हिस्सा हटा दिया है, अगर मैं कहूँ तो ये बीच वाला हिस्सा हट गया है, अगर आपकी नजर पहुंच रही है तो यस। तो 48 नंबर प्रॉपरली अब मैं पूरा क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। 48 नंबर पेज नंबर 36 उन्होंने दिया है 4 + e raised to minus 0.03। मगर क्यों कर रहे हैं हम ये सब, जूनियर है तो होमवर्क में भी दे सकते हैं, मगर किया जा रहा है ये सम क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू वाला ये वैसे इकलौता सम है हमारे पास, बाकी सभी कॉस्ट वाले ही सम है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इस वजह से हम कर रहे हैं। द मार्जिनल रेवेन्यू इन 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज में मार्जिनल रेवेन्यू दी गई है और वो है 4 + e raised to minus 0.03x, ठीक है। And whereas denotes number of units sold, अब चीजें बेचने वाले हैं, लास्ट में कॉस्ट थी यानी चीजें बना रहे थे, अब बनी हुई चीजों को बेच रहे हैं। एंड डिटरमाइन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 100 यूनिट्स, और यहाँ पे भी उन्होंने वैल्यू वही दी हुई है 0.05 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो काम जो है वही करना है, इजी भी है, कोई कष्ट वाली चीज नहीं है, मगर पावर वाला फंक्शन जब भी दिया जाए एक्सपोनेंशियल तब सावधानी रखनी है, यानी टोटल रेवेन्यू क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने वही लिखना है पूरा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ 100 यूनिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन
इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यानी वो के वाले सम में और ये सम में क्या फर्क है? रेवेन्यू तो वैसे सेम ही लगती है, मगर उसमें पूछा जाता था रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल नहीं, एवरेज रेवेन्यू के बाद पूछा जाता था डिमांड फंक्शन। ऐसा क्वेश्चन हो तो वो के वाला यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और जब आपको सीधे यूनिट्स दिए जाए, फंक्शन पूछा जाए और बाद में पूछे कि फॉर x = 4, तो वो हमने आगे किया इनडेफिनेट में के वाले सम में। सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाए यूनिट्स के लिए, तब आता है ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अपर लिमिट जो हो वही, लोअर लिमिट 100 mr/dx। ठीक है, सो काम बहुत ही इजी बन जाता है। आगे वाला एक सम ऑब्जर्व करने के बाद इसके जैसा सेम इलस्ट्रेशन भी आपको एक मिलने वाला है, जो कि हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे। दो हिस्सों में बांट देते हैं फंक्शन को। सो कांस्टेंट को निकालेंगे बाहर, तो 1dx, और दूसरा फंक्शन है वैसे का वैसा ही रहेगा। और अब दोनों हिस्सों का इंटीग्रेशन हम करने के लिए एग्जैक्टली तैयार है। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, सेम प्रोसेस है, पूरा सब वैसा ही है ऑलमोस्ट, खाली एक बीच वाला फंक्शन हट गया है। 0.03x वही किया यहाँ पे, वहाँ पे जैसा किया था वैसे ही। सो 4 एक स्टेप और, जैसे वहाँ पे हमने आगे वाले सम में सही किया था, माइनस को बाहर शिफ्ट करना है ताकि वो आपको बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। माइनस माइनस प्लस साइन, सो जब प्रोसेस करनी होती है अंदर लिमिट अप्लाई करने के बाद। सो दिस इज नाउ आवर स्टेप। एक बार x की जगह पे 100 रखो, एक बार 0 रखो, एंड सिमिलरली हियर आल्सो 100 और अब 0। So this is 4 into 100, वहाँ पे होगा e raised to minus 3 upon 0.03, ये होगा e raised to 0 upon 0.03, अप्लाई माइनस साइन, तो ये वैल्यू रख देते हैं 0.05 upon 0.03, माइनस माइनस प्लस 1 upon 0.03। सो अभी हमने कैलकुलेशन किया था, इसमें मुझे आंसर अभी भी याद है, तो उस वजह से हम ये काम कर सकते हैं। तो फाइनल अगर आंसर करें तो सब तो याद रहता नहीं, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। सो 400 माइनस 1.67 प्लस 33.33 कहता है 431.666। 2 डिजिट लिखा है इसलिए 66 आ रहा है मेरा आंसर। बुक में आप देखोगे तो 67 है, फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे इन 1000 रुपीज। उन्होंने फंक्शन में ही मेंशन किया है, फंक्शन में ही मेंशन। ठीक है, वैसे आगे वाले समय भी रुपीस लिखा था, मगर उसमें यूनिट नहीं लिखा तो इट इज ओके। मगर यहाँ पे रुपीस ऑनली नहीं है, 1000 रुपीस है, बाकी तो कॉस्ट जो है रुपीस में होती है, मगर 1000 रुपए में है। अगर आपको इसकी कॉस्ट लेनी है तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, दैट विल बी 4,31,660। जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल्स का सेक्शन। चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल बीच में छूट गए हैं यानी छोड़े हुए हैं, वो सब आपको ऑब्जर्व करने हैं। इलस्ट्रेशन भी हमने ऑलमोस्ट 60% देख लिया है, होमवर्क में दिया है, बाकी के 40% आपको खुद ऑब्जर्व करने हैं। जब आपने पहला टेस्ट दिया तो ऑब्जर्व किया था इंटीग्रेशन में, मैंने ऑलमोस्ट 3-4 ऑब्जेक्टिव में और 3-4 सीधे इलस्ट्रेशन रख दिए थे, तो कुछ लोगों को डाउट भी आ रहा था। ठीक है, तो इस बार फाइनल जो पूरा चैप्टर का टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, उसमें भी मैं 1-2 इलस्ट्रेशन रखूंगा। तो इलस्ट्रेशंस के ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे यहाँ के गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी वो सीधे इलस्ट्रेशन रख देते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, चैप्टर खत्म होने के पहले आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम वैसे 6 से 10 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख चुके हैं लास्ट में, आई मीन चौथा या 5वां लेक्चर था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब चाहे आप ऑब्जर्व कर लेना, गूगल क्लासरूम की एप्लीकेशन में यही तो फायदा है कि आप पूरा रिवाइज कर सकते हो जब चाहो तब। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्टिव में जाना है सेक्शन नंबर ए में, पहले सेक्शन में पेज नंबर 30-31 है, जिसमें हमने 6 से लेके 10 तक के ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व किए, अब बाकी के बचे वो देख लेने हैं। ठीक है, पहला है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो आप मीनिंग है वो आप कर सकते हो। दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, पहला ओनली इंटीग्रेशन पहली डेफिनेशन, दूसरा
ए बी वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन। तीसरा जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमने कहा था आगे कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, वैसे प्रॉपर्टी में हमने ये जो है वो आउटपुट में लिखा था कि 2 टाइम्स 0 टू एफ एक्स डी एक्स होता है। कब होगा? जब एफ एक्स जो है वो इवन होता है। एफ एक्स इवन हो तो इंटीग्रेशन डबल हो जाता है फ्रॉम 0 टू ए। यहाँ पे उल्टा पूछा है, यानी ये आंसर दिया है और पूछा है एफ एक्स इज ब्लैंक फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे? इवन फंक्शन। यानी याद रखना है -2 प्लस अगर कोई भी लिमिट दी जाए, फंक्शन का आंसर डबल दिया गया है, तो उस वक्त याद रखना है वो फंक्शन कौन सा होगा? इवन फंक्शन। ठीक है। सेम यही हिस्सा 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। 2 नंबर, 3 नंबर एंड 12 नंबर। क्यों? देखो पेज नंबर 31, -10 to 10 x स्क्वायर dx। मैंने बताया अभी था आगे कि इवन फंक्शन कब होता है? जब पावर इवन हो। पूरी डेफिनेशन भी समझाई थी, f of -x is equal to f of x हो तो उस फंक्शन को इवन कहा जाता है। इन शॉर्ट हमारे लिहाज से एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स बीकॉम में आप इवन पावर समझ सकते हो, तो बन जाता है फंक्शन इवन। तो यही हिस्सा दिया है उन्होंने, डबल होता है, इज द स्टेटमेंट ट्रू? वहां पे हमें आंसर क्या लिखना है? यस। ठीक है कि 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उसमें यही हिस्सा है, fx की जगह पे x स्क्वायर दिया है, तो फंक्शन क्या है? इवन। यानी 3 नंबर के साथ 12 नंबर भी सॉल्व हो चुका है। 4 नंबर में यही हिस्सा है, तो मेरा fx जो है वो इवन की जगह पे कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। ठीक है। तो 13 नंबर में आपको वही यहाँ पे रेफरेंस दे सकता हूँ, साथ में ये लिख के बता रहे हैं -100 to 100 fx dx, और यहाँ पे fx उन्होंने बताया है हमें, fx जो है वो x क्यूब है, और जब भी फंक्शन ऑड हो तो उसका आंसर क्या होता है? 0। तो fx इज ऑड, देन शॉर्ट में आपके लिए कहूँ तो इंटीग्रेशन -a to a fx dx that must be equal to 0। तो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव में नीचे 10,000, ऊपर 10,000, यहाँ x रेज टू 1031, 10,001, ऐसी कोई भी ऑकवर्ड पावर दे सकते हैं। इवन पावर हो तो डबल होता है, और इसमें इवन नहीं पूछेंगे, ऑड ही देंगे आपको। कोई भी x रेज टू 5,555 सपोज, और नीचे -1 लाख टू +1 लाख, यानी इतनी हैवी पावर हो तो सिंपलीफाई करना नहीं होता, तब दिमाग का यूज करना है। प्रॉपर्टी यही यूज होती है। ठीक है। तो 4 नंबर के साथ हमने 13 नंबर को भी देख लिया। 5 नंबर यूनिवर्सिटी में 2019-20 के पेपर में आई थिंक ऐसा था, 18-19 या 19-20 में, यहाँ पे उन्होंने हमें दिया x रेज टू n, फंक्शन दिया है x रेज टू n fx, एंड पूछा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ fx when n is equal to -1। ठीक है। n is equal to -1 रखते हैं तो क्या होता है? ठीक है। तो n is equal to -1 रख के लिखा था मैं आपको, फिर आगे का काम करते हैं। fx होगा x रेज टू -1, एंड जनरली जल्दी में आज सावधानी घटी, दुर्घटना घटी, आप लोग क्या कर लेते हो? x रेज टू -1 dx रख के कर देते हो x रेज टू -1 + 1 अपॉन -1 + 1 x रेज टू 0 अपॉन 0। नहीं करना है। क्यों करना नहीं है? क्योंकि x टू द पावर -1 होता है 1 अपॉन x, और यहीं पे सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। खास ध्यान रखना है, 1 पावर ऊपर नहीं ली जाती, इसीलिए हमें 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन उन्होंने दिया हुआ है फॉर्मूला log x + c। 1 के अलावा कोई भी पावर हो, x रेज टू -1 के अलावा कोई भी पावर हो, तो अब हम पूरा उसका इंटीग्रेशन करते हैं n + 1 अपॉन n + 1। इसीलिए 1 अपॉन x में से x को ऊपर नहीं लिया जाता, क्योंकि उसकी फॉर्मूला स्पेशल है, क्या दी गई है? log x। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 6, 7, 8, 9, 10 हम देख चुके हैं। 11 नंबर के लिए थोड़ा सा दुख होता है कि ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। साइंस स्ट्रीम में जब ये सब होता है तो बच्चे इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि e raised to log x based at e, when base of number and base of log they are exactly same, then both disappears। ठीक है। अब्राकडाब्रा के लिए छू बच जाता है खाली x2। ठीक है। खाली x जिंदा रहता है। तो ये आपको पता ना हो तो आप आंसर ढूंढते रह जाओगे, तो वही प्रॉब्लम था 11 नंबर में। सदियों से ये अटका हुआ ऑब्जेक्टिव है, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझाया नहीं गया, फिर भी दिया है तो करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे x² दे तो आंसर x² आएगा, ऊपर x³ दे तो आंसर x³ आएगा। बदल के रखना चाहे तो वो लोग रख सकते हैं,
मगर पूछते नहीं है जनरली, ठीक है। x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 प्लस c। ध्यान रखना है ये सभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस सी लिखते जा रहे हैं, ठीक है। ओके 12 हो गया, 13 नंबर हो गया। बाकी तो क्या है नॉर्मल है, दो ऑब्जेक्टिव फिर भी हम कर लेते हैं। 14 नंबर, 15 नंबर, 16 हवा में ही हो जाएगा, 17 18 19 20 वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आपको होमवर्क में दूंगा। यस 2 2 4 3x dx कष्टदायक कोई काम नहीं है, कांस्टेंट को निकालो बाहर एंड देन करो बल्ले बल्ले, यानी x का होगा x² 2, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2, एक बार x की जगह पे रखो 4 2² 2, एक बार x की जगह पे 2 2² 2, so this is 3 16/2 minus 4/2, so this is 8 minus 2, so this is 6। so आंसर है बहुत ही प्यारा सा आंसर है, that is only 18, ठीक है। वैसे ये होमवर्क में दे सकता था मगर क्या है अभी ये बीच में एक ही बचता ना बेचारा ऑब्जेक्टिव, तो सोचिया कि आपको करवा ही देता। अब बहुत ही प्यारा और ये भी ऐसा ही ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है 2000 पेपर का ईयर याद नहीं है, 17 18 19 20 3-4 पेपर में आप चेक कर लेना लास्ट 3 इयर्स में एक आध में था, ठीक है। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं। अब जब भी ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट आते हैं कुछ लोगों को तो ये देखने पसंद ही नहीं है, इसीलिए तो बोला था कि हम कॉमर्स में आए हैं, मगर क्या करें मैथमेटिक्स है हर जगह जरूरी होता है, इसलिए स्क्वायर रूट पीछा नहीं छोड़ रहे, टेंशन नहीं करते, ऑक्सीजन खींचना अच्छे से और पावर में कन्वर्ट करो। फिर इसके बाद वही प्रोसेस है, जो भी पावर है उसमें +1 करो डिवाइडेड बाय वही, so 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, और अल्टीमेटली अगर हम कहते हैं तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वाला वही रास्ता, so this is x raised to 3/2 upon 3/2 4 and 1। फिर क्या करना है तो 3/2 को पलट के ऊपर भेजेंगे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, दैट इज 2/3 निकलेगा बाहर। एंड कहानी का ट्विस्ट जो है वो अब है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा का આપણે સાદુરૂપ અહીં આપવાનું હોય છે, એ સાદુરૂપ સાચવીને આપશો તો કોઈ प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफाई करो, मार्क्स का तो आना निश्चित है। हिस्ट्री में ज्यादातर हमारे जो बच्चे हैं ध्यान कॉमर्स के, उनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वो साथ साथ में काम करते हैं। एंड वी होप कि आप भी इस बार काम कर रहे हो, हर बार ऑफलाइन में होता है वर्क, इस बार ऑनलाइन में हो रहा है, फिर भी आप लोग बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो, काम कर रहे हो और होमवर्क भेज भी रहे हो। अच्छे से काम करोगे तो आपको ही फायदा है, और अगर नहीं करोगे तो लॉस भी आपका ही है। हम तो हमारे तरफ से ट्राई करते रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी करते हैं। अब क्या करेंगे, सो सावधानी, 3/2 नीचे 2 है तो 4 को आप लिख सकते हो इन द पावर ऑफ 2, ठीक है। ऐसा आगे भी एक जगह पे हमने देखा था, इसे लिख सकते हैं 2² 3/2। पीछे वाला 1 तो बहुत ही प्यारा भोला वाला सीधा साधा, कोई भी पावर लगा लो वो बोलता है मैं तो 1 ही रहता हूँ। क्यों बोलता है ना, स्क्वायर रूट होता है 1 का तो क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी 2 कैंसिल होगा, बचेगा 2⁻³ - 1, सो दिस इज 2/3, दिस इज 8 - 1, यानी सीधा अगर आंसर आप लिखना चाहो तो सीधा लिख भी सकते हो 2/3 × 7, सो 14/3। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है मगर काम ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं है। 2.5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में 2.5 मार्क्स के कैलकुलेशन वाले सम में भी इसे डाल सकते हैं विथ अनदर एक्स्ट्रा फंक्शन, √x + x करके ऐड कर दे तो लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, तो ऐसा सम बना के एक्स्ट्रा करके आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द फेवरेट एग्जांपल ऑफ माइन, तो आपको समझ में आना ही चाहिए। टेस्ट में ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, पूछूंगा ऐसा नहीं कहूँगा मगर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देखते हैं 16 नंबर 2 to 6 दिया है, वही प्यारा हमारा दुलारा फंक्शन, ऊपर रूट नीचे रूट सभी जगह रूट ही रूट, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे था स्क्वायर रूट, तो जब ऐसे कॉम्बिनेशन वाला सम हो तो हमने बोला था वो i वाला i + i 37 38 39 सम किए थे, प्रॉपर्टी नंबर 7 8 यूज कर रहे थे हम, तो i + i 2i होता है, फिर अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 2, 6 - 2 यानी 4, 2i = 4 हो तो 2 से डिवाइड करना है,
शॉर्ट में कहे तो 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 2 करने का, यानी 4/2 यानी क्या होगा 2। आंसर रेडी है। अब 17, 18, 19, 20 ऑब्जेक्टिव में जब भी पूछा जाए क्वेश्चन, लास्ट टाइम लेक्चर में हमने 58E, लास्ट वीक में लेक्चर में 58E और F दिया था, उसमें यही थोड़ा सा डाउट आया था बच्चों को। उस वक्त मैंने कहा था कि K की वैल्यू 0 आएगी, एक आध पार्ट में K दिया था उन्होंने, C 0 नहीं दिया था, वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। मगर अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए आज बताऊंगा कि जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो ना वो फिक्स्ड कॉस्ट देते हैं, ना वो फिक्स्ड रेवेन्यू आपको समझनी होती है R0, तो उस वक्त ऑब्जेक्टिव में खास 1 मार्क्स में पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स में, तो प्लस K करके छोड़ देना है, C0 = 0 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे जो सम नंबर 58 का आंसर था, वो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आया था, कुछ तो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, आंसर में कॉपी करके रख देते हैं। उसमें 58 का F है, उसमें रेवेन्यू में उन्होंने K लिखा हुआ था, ठीक है। तो ना दिया जाए तो R0 की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में प्लस K करके लिख देने का, ठीक है। यानी 17, 18, 19, 20 मैं आपको दे रहा हूँ गिफ्ट में, आई मीन होमवर्क में, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स में आप 17 to 20 खुद करोगे, उसमें कोई जगह पे K की वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो 1-2 मार्क्स में होता है, सिंपली आपको इंटीग्रेशन करके रख देना है, आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ज्यादातर प्रिंटिंग मिस्टेक कहीं पे भी इसमें दी हुई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यस, ठीक है। 18 नंबर में थोड़ी सी गड़बड़ है आंसर में, x²/60 होना चाहिए, उन्होंने गलती से 50 कर दिया है, तो 18 नंबर का आंसर करेक्ट करना, क्योंकि x का होता है x²/2, 30 × 2 होगा 60, तो 18 नंबर में 60 होना चाहिए, x²/60। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बाकी के आंसर परफेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। 17, 18, 19, 20 खाली 18 में गड़बड़ है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव आपको करने होंगे। उसके अलावा बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं ऐसे जो मैंने आगे छोड़े हैं आपके लिए, होपफुली आपने किए भी होंगे। और जो अभी हमने ये सब आगे किया था 48, उसी की एक्सटेंडेड कार्बन कॉपी हमारे पास है, तो वो आप करोगे एक सम 57 का E, वैसा ही सम दिया गया है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन में 1-2 इलस्ट्रेशन जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं पावर की वजह से। इलस्ट्रेशन 12 और 14, 12 में जो पहला हिस्सा है उसमें उन्होंने ये ax/kx⁻² वाला हिस्सा है, उसमें खास ध्यान रखना है a n k कांस्टेंट है। अब ये पावर नीचे से ऊपर जाती है तो प्लस होगी, यानी 1 प्लस क्या होगा 2, यानी आपका आंसर क्या मिलेगा a/k x⁻3, ठीक है। उसी तरह से बाकी को भी सिंप्लीफाई करना। वैसा ही सेम पार्ट इलस्ट्रेशन 14 में है, मगर वैसे 14 में प्रॉब्लम नहीं है, 14 में तो सीधा एक्सपांशन दिया है, घातोनो गुणाकार करवानो એટલે એક માઈનસ જાત છે તો પ્લસ થશે, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 12 और 14 आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो हमारा 50% सिलेबस आया ना, मैं कह रहा हूँ कि हमारा 50% सिलेबस यानी पहले 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, हम इसका एक प्यारा सा यूनिट टेस्ट भी रखेंगे जब हमारे रेगुलर यहाँ पे क्लासरूम में ऑफलाइन लेक्चर शुरू हो जाएंगे तब, ठीक है। तब तक कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे भी आके सीख सकते हो पर्सनली विद सोशल डिस्टेंसिंग, आफ्टर कॉलिंग अस, फोन करके ही आना है ताकि भीड़ ना इकट्ठा हो फिलहाल। तो यहाँ तक का काम आज रखने वाला है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.